और छात्र छात्राओं, विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों के लिए विशेष रूप से विश्व इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इससे अवश्य आप लाभान्वित होंगे और हमें इसकी सूचना आप कमेंट में कर सकते हैं और सुझाव अपना कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मैं डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा, चैनल का नाम है टारगेट विद शैलेंद्र के नाम से चैनल है और समय समय पर हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप भी अपना सुझाव कमेंट करते रहें, जिससे कि आने वाले समय में और भी अच्छी वीडियो बनाकर भेज सकूं। आइए विश्व इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को हल करते हैं। दिद्रो के बारे में। दिद्रो था विश्वकोश का संपादक था कि दैनिक पत्र का संपादक था कि आलोचक था कि गद्य लेखक था। तो दिद्रो विश्वकोश का संपादक माना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिद्रो विश्वकोश का संपादक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? मॉन्टेस्क्यू का है, वॉल्टेयर का है कि कार्ल मार्क्स का है कि रूसो का है? तो ये कथन रूसो का है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन रूसो का है। अगला क्वेश्चन, यह चीज़ इसलिए कानूनी है कि मैं यह चाहता हूँ। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? नेपोलियन का है कि लुई 16वां का है कि लुई 14वां का है कि लुई 15वां का है? तो इसका सही कथन है लुई 14वां का माना जाता है। लुई 14वां फ्रांस की क्रांति के समय कहता है, यह चीज़ इसलिए कानूनी है कि मैं यह चाहता हूँ। कि लुई 14वां कथन है वही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राजा निरंकुशतावाद पर विश्वास करता था। वो अपने आप को गॉड का प्रतिनिधित्व करता था, ईश्वर का प्रतिबिंब बताता है। राजा के ऊपर कोई निरंकुश नहीं लगा सकता। ये सब बातें फ्रांस की क्रांति में लुई 14वां भी कहता है। और राजा जो चाहता है उसको कोई निरंकुश नहीं लगा सकता। कोई व्यक्ति, कोई संस्था पर, कोई राजा पर निरंकुश नहीं लगा सकता। वो इसलिए वो कहता है, मैं ही राज हूँ, आई एम ए कंट्री, आई एम ए स्टेट। तो राजा जो बोलता है वही कानून बन जाता है। ये बातें फ्रांस की क्रांति के समय लुई 14वां कहता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी अपना राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 4 जुलाई को मनाते हैं कि 14 जुलाई को मनाते हैं कि 31 जुलाई को मनाते हैं कि 5 मई को मनाते हैं? तो फ्रांसीसी अपना राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राज क्रांति का नारा था। क्या नारा था? समानता था, स्वतंत्रता था, भ्रातृत्व था। दूसरा समानता है, स्वतंत्रता है कि विश्व बंधुत्व है कि स्वतंत्रता, समानता एवं अधिकार है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो फ्रांस की राज क्रांति का नारा था, फ्रांस की क्रांति के समय समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, ये 3 फ्रांस की क्रांति के समय हुआ था। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। वहीं पर क्रांतिकारियों ने, वहाँ के लोगों ने समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व का नारा दिया था और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर वहाँ पर फ्रांस में क्रांति होती है। 1789 ईस्वी में राजा लुई 16वां, रानी एंतोइनेट थी। इसी क्रांति के बाद से
फ्रांस में राजतंत्र समाप्त होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी की स्थापना होता है। तो इस प्रकार से इस 1789 क्रांति केवल फ्रांस के लिए महत्वपूर्ण नहीं था बल्कि विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका जो प्रभाव पड़ा अन्य देशों पर भी पड़ा और हर जगह पे राजतंत्र समाप्त करके लोकतंत्र की बातें होने लगी और धीरे धीरे हर देश में लोकतंत्र की मांग बढ़ने लगी। इसलिए ये फ्रांस की क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, यदि रूसों का जन्म न होता तो फ्रांस की राजक्रांति का होना असंभव था। ये बात किसने कहा? रूसो कहा, वॉल्टेयर कहता है कि लुई सातवां कहता है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहता है। तो इस बात को नेपोलियन बोनापार्ट कहता है। यदि रूसो का जन्म न हुआ होता तो फ्रांस की राजक्रांति न होती या क्रांति का होना असंभव था। ये बातें नेपोलियन बोनापार्ट कहता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति के समय वहाँ कितने उपनिवेश थे? 11 थे, 13 थे, 16 थे, 18 थे कि अमेरिकी क्रांति के समय वहाँ पर 13 उपनिवेश थे। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है कि 14 जुलाई को मनाया जाता है कि 20 जुलाई को मनाया जाता है कि 4 जुलाई को मनाया जाता है? तो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। क्रांति का आरंभ युद्ध से पूर्व ही हो चुका था। क्रांति तो लोगों के मस्तिष्क एवं हृदय में विद्यमान थे। ये बातें किसने कहा? जॉन एडम्स कहते हैं कि वाशिंगटन कहते हैं कि नेपोलियन कहते हैं कि टॉमस मैन कहते हैं। तो यह कथन जॉन एडम्स का है। जॉन एडम्स लिखते हैं, क्रांति का आरंभ युद्ध से पूर्व ही हो चुका है। क्रांति तो लोगों के मस्तिष्क एवं हृदय से उत्पन्न होता है। ये बातें कही। सरागोटा का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1781 में हुआ कि अक्टूबर 1789 में हुआ कि अक्टूबर 1777 ईस्वी में हुआ कि अक्टूबर 1775 ईस्वी में हुआ? तो सरागोटा का युद्ध अक्टूबर 1777 ईस्वी में माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस संधि के द्वारा समाप्त होता है? लंदन की संधि के द्वारा समाप्त होता है कि पेरिस के संधि के द्वारा समाप्त होता है कि बर्लिन के संधि के द्वारा समाप्त होता है कि रोम की संधि के द्वारा समाप्त होता है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अधिक स्वर्ण, अधिक धन एवं अधिक शक्ति का नारा किसका था? अर्थशास्त्रियों का था कि समाजवाद का था कि वाणिज्यवादियों का था कि समाजवादियों का था? तो इसका जो नारा था यह वाणिज्यवादियों का था। वाणिज्यवादियों का कहना था अधिक स्वर्ण, अधिक धन, अधिक शक्ति। जिसके पास अधिक धन होगा, जिसके पास अधिक सोना होगा, उसकी शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ये वाणिज्यवादियों का नारा था। किसी भी देश के लिए भी सोना महत्वपूर्ण है। जो राष्ट्र जिसके पास जितना सोना होगा वो राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा, उसके पास उतनी ही शक्ति बढ़ती जाएगी। तो खास करके ये कथन जो है वाणिज्यवादियों के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ, फ्रांस में हुआ कि स्पेन में हुआ कि इटली में हुआ? तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ होता है, क्योंकि इंग्लैंड के पास कच्चे सामान थे, कच्चे कोयला भी था, लोहा भी था, जल भी था, क्योंकि इंग्लैंड समुद्रों के बीच घिरा हुआ था, बाह्य आक्रमण का खतरा भी कम था और इसके कई उपनिवेश थे जिससे कि बने बनाए माल को दूसरे देशों में बेच सके। इसलिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है। अगला है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक किसे माना जाता है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक किसे माना जाता है? मिल्टन को माना जाता है, रूसो को माना जाता है कि कार्ल मार्क्स को माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स इसके उत्तर होंगे। कार्ल मार्क्स
इसके उत्तर होंगे। मतलब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स जी हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के बाद समाज किन वर्गों में बंट गया था? पूंजीपति और मजदूर वर्ग में बटा था, कि सामंत और किसान में बटा हुआ था, कि कृषक और दास में बटा हुआ था, कि उपर्युक्त सभी? तो औद्योगिक क्रांति में समाज पूंजीपत और मजदूर वर्ग में बढ़ जाता है। तो इसका जब भी औद्योगिक क्रांति होगा तो एक तरफ पूंजीपत का बढ़ावा मिलेगा और दूसरा मजदूर होगा। दो वर्ग ज़्यादा होगा, एक बहुत पूंजीपति धनी व्यक्ति, एक गरीब आदमी। मजदूरों को पैसा मालिक कम देंगे और अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहेंगे। मजदूरों से अधिक घंटे काम, अधिक और पैसे कम। यही औद्योगिक क्रांति के नियम भी हैं और यही आजकल हो भी रहा है। तो इससे समाज की दो खाइयाँ बनती है। औद्योगिक क्रांति से एक धनी वर्ग का जन्म होता है, एक गरीब वर्ग का जन्म होता है। औद्योगिक क्रांति से किस वर्ग का अधिक लाभ हुआ? शासक वर्ग का, मजदूर वर्ग का, कि व्यापारी वर्ग का, कि व्यापारी एवं मजदूर वर्ग का? तो औद्योगिक क्रांति के या मध्यम वर्ग को? तो अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति से किस वर्ग को अधिक लाभ हुआ? शासक वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, मजदूर वर्ग को, या व्यापारी वर्ग एवं मजदूर वर्ग को? तो इसका सही आंसर हुआ मजदूर वर्ग को, मध्यम वर्ग को अधिक लाभ हुआ। यानी कि औद्योगिक क्रांति से मध्यम वर्ग अधिक लाभ हुआ और इससे उनको मध्यम वर्ग परिवार ज़्यादा बढ़ा, मतलब औद्योगिक क्रांति की वजह से, क्योंकि मध्यम वर्ग में अधिक पढ़े लिखे लोग सम्मिलित होते हैं और इसलिए औद्योगिकरण से अधिकांश लाभ जो होता है वो मध्यम वर्ग को होता है। दास कैपिटल का रचयिता किसे माना जाता है? मैकियावेली को माना जाता है, लेनिन को माना जाता है, बिस्मार्क को माना जाता है, कि कार्ल मार्क्स को माना जाता है? तो दास कैपिटल का रचयिता जो है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? इंग्लैंड के समय वहाँ का शासक कौन था? जेम्स प्रथम था, कि चार्ल्स प्रथम था, कि चार्ल्स सेकंड था, कि जेम्स सेकंड था? तो इंग्लैंड की क्रांति के समय जेम्स सेकंड वहाँ का राजा था। रक्त विहीन क्रांति अथवा गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड का शासक कौन बना? विलियम बने, कि चार्ल्स दसम बने, कि चार्ल्स पंचम बने, तो कि विलियम मेरी बने? तो विलियम और मेरी राजा बनते हैं। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रांति होती है, जिसे इतिहास में रक्त विहीन क्रांति या इसी को गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इसमें सत्ता तो बदल जाती है लेकिन किसी राजा का या किसी सैनिक का एक भी खून नहीं बहता है। तो ये अपने आप में एक क्रांति है कि सत्ता में बदलाव हो जाता है, एक राजा से दूसरे राजा में सत्ता चली जाती है, इसीलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? हेनरी प्रथम था, कि राजा जॉन थे, कि चार्ल्स प्रथम थे, कि विलियम और मेरी थे? तो ये है राजा जॉन। मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने वाला यह पहला राजा था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का राजा और रानी का नाम बताना है, ये अभी हम डिस्कस किए हैं। वहाँ पर राजा लुई 16वां और रानी एंतोइनेट थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी इसको डिस्कस किया जा चुका है। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां और रानी एंतोइनेट थी। वाणिज्यवाद शब्द का आविष्कारक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है, कि रूसो को माना जाता है, कि अगस्त काम्ट को माना जाता है, कि एडम स्मिथ को माना जाता है? तो वाणिज्यवाद का सिद्धांत
एडम स्मिथ को माना जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? जे.एम. कीन्स को माना जाता है कि एडम स्मिथ को माना जाता है कि कार्ल मार्क्स को माना जाता है कि रूसो को माना जाता है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो जे.एम. कीन्स को माना जाता है। जे.एम. कीन्स को माना जाता है। इतिहास का पिता किसे माना जाता है? ये सभी विद्यार्थियों को मालूम है। ये हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। किस आधार पर सबसे अधिक औद्योगिकरण से विश्व समाज किस आधार पर सबसे अधिक बढ़ता है? अभी इस पर डिस्कस किया गया है। तो औद्योगिकरण से विश्व समाज किस आधार पर सबसे अधिक बढ़ता है? समाजवाद के सिद्धांत में बढ़ता है, पूंजीवाद के सिद्धांत में बढ़ता है, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बढ़ता है, कि मध्यम वर्ग बढ़ता है? तो ये मध्यम वर्ग में बढ़ता है। अभी ऊपर डिस्कस किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? सामाजिक कारण था, राजनीतिक कारण था, धार्मिक कारण था, आर्थिक कारण था, बौद्धिक कारण था? तो इस प्रकार से इसके सभी कारण थे। फ्रांस की क्रांति में उपर्युक्त सभी कारण थे। आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था, बौद्धिक कारण था, और इस प्रकार से महत्वपूर्ण कारण थे। तो इस प्रकार से हमने विश्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया। आप लोग जरूर लाभान्वित होंगे, खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले छात्र इसको ध्यान से एक बार ज़रूर देखें और लिख लें, जिससे कि ज़रूर 1-2 क्वेश्चन इससे ज़रूर मिलता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में 70 क्वेश्चन इतिहास के आते हैं, उसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन विश्व इतिहास के होते हैं, जो अधिकतर छात्र विश्व इतिहास की तैयारी नहीं करते हैं और केवल, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है विश्व इतिहास के क्वेश्चन, और आपकी सफलता में का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसलिए विश्व इतिहास को एकदम हल्के में न लें। तो हमने विश्व इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और आप एक बार इसको ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो इसको देखें, और आने वाले समय में मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। आप अपने सुझाव कमेंट्स में देते रहें। मेरा चैनल का नाम है टारगेट विद शैलेंद्र, और विशेषकर खास करके प्रतियोगी छात्र छात्राएँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या आने वाली परीक्षा में टेट की परीक्षा में जो सोशल साइंस से लोग जो विद्यार्थी दे रहे हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन विश्व इतिहास के आते हैं। उसमें भी आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का लाभ मिल सकता है। आने वाले 2023 में जो किसी भी प्रांत में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की में इतिहास आता है, तो उन सभी के लिए ये क्वेश्चन लाभान्वित होंगे। तो इसलिए आप तैयारी करते रहें, नए वर्ष में आप सफलता प्राप्त करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।